ओम शांति। आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी को कौन नहीं जानता होगा, मैं ऐसा समझती हूँ। सब ब्राह्मण कुलभूषण तो अवश्य जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी जिन्होंने उनके द्वारा प्यारे बाबा के अनमोल रत्नों को लिपिबद्ध हुए बुक्स देखी और पढ़ी, चाहे वो इंग्लिश की बुक्स थी या हिंदी की थी, कोई उर्दू की थी, कोई पंजाबी की भी बहुत थोड़ी थी। सभी बुक्स को जब उन्होंने लिखा और उसको जिन्होंने पढ़ा, अवश्य वे उनसे परिचित हुए। मैं आज थोड़ा सा उनकी जीवन गाथा पर विचार आपके सामने रखना चाहूँगी। भ्राता जगदीश चंद्र जी के साथ लगभग 40 वर्षों से मेरा उनके साथ रहना हुआ, और जब मैं ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हुई तो मैं कमला नगर सेवा केंद्र पर ही आई। उस समय यहाँ पर भ्राता जगदीश चंद्र जी, गुलजादा आदि जी और मैं तथा एक भंडारे की माता व एक दो भाई जो साहित्य में सहयोग देते थे, वही रहते थे। इतना ही छोटा परिवार था यहाँ पर। भ्राता जी की दिनचर्या मैं कहूँगी इस प्रकार थी। प्रातः वह 2-2:30 बजे अवश्य उठ जाते थे, क्योंकि वो जो भी लिखते थे उन्हें ये होता था कि प्रेस में जब तक वो किसी अन्य की छपाई शुरू करे, सबसे पहला मैटर हमारा ही वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि जब भी बाबा कोई भी चीज़ लिखने लिए कहते तो यही कहते, बच्चे ये अर्जेंट है, इसे जल्दी से सब सेंटर्स पर भेज दिया जाए। और भाई सब तो अर्जेंट को अंडरलाइन करके अर्जेंट करते कि इससे बढ़ के अर्जेंट दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगी, ये इतनी अर्जेंट है। इसलिए जब भी कई बार वो प्रेस पर जाते थे तो प्रेस वाला भी उनको कहता था आज क्या अर्जेंट मैटर आया है। उसे मालूम था कि ये जब भी लाएंगे अर्जेंट मैटर ही लाएंगे। तो भाई सब की दिनचर्या प्रातः 2-2:30 बजे शुरू हो जाती थी। वो उठकर योग में बैठते थे, और हो सकता है कभी कोई विचार भी आ जाता हो तो शायद उसको भी वो थोड़ा सा पॉइंट रूप में अपनी डायरी पर नोट कर लेते थे। लेकिन अधिकतर सुबह का टाइम उनका योग का था, और 3:30 से 4:30 बजे नीचे हॉल में, ऊपर हॉल था कमला नगर में तो, और शक्ति नगर में जब आए तब भी नीचे हॉल था, तो वो कमला नगर या शक्ति नगर में हॉल में ही आकर के बैठते थे। और उनका 3:30 बजे आना, कई बार वो स्वयं ही आके लाइट जलाते, गर्मी का मौसम हो तो पंखा चलाते, तब तक हम पहुंच जाए। इसलिए कोशिश उनकी होती थी प्रथम मैं ही वहाँ जाकर बैठूं। लेकिन कोई ना कोई भाई बहन पहुँच जाते थे, तो हम बहनें जो घर में रहने वाले भाई या बहनें थे, वो सभी प्रातः 3:30 से 4:30 तक योग करते थे। योग के पश्चात हम सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते। भाई सब ऊपर चले जाते, क्योंकि वो जहाँ भी रहे उनका कमरा सबसे ऊपर होता था। बहुत छोटा सा कमरा था कमला नगर में, जहाँ एक ही खटिया थी। उसके अलावा चारों तरफ लिटरेचर पड़ा था, किताबें अलमारियों में रखी हुई थी, रैक्स बने हुए थे, कोई अलमारियाँ नहीं थी। उन रैक्स में किताबें थी, और भाई सब वहीं खटिया बिछा के वहीं पर सोते थे, वहीं लिखते थे। वही उनका ऑफिस था, वही सब कुछ था। तो ये सिस्टम होता था कि जब भाई सब 4:30 ऊपर जाते थे तो उस समय प्रातः स्नान की चाय 4:30 बजे वो लेते थे। तो जब वो ऊपर जाती थी, इधर से चाय बनकर ऊपर जाती थी, जो बहन चाय ले जाती थी वही उनको वहाँ पर मुरली सुनाती थी, ताकि प्रातः की मुरली मिस ना हो। इस प्रकार उनकी दिनचर्या में 7:30 बजे वे नाश्ता कर लेते थे। एग्जैक्ट टाइम पर वो आते थे, और एग्जैक्ट 10 मिनट के अंदर वे नाश्ता कर लेते थे। नाश्ते के समय या खाने के समय वो किसी से बातचीत नहीं करते थे। और अगर अचानक कोई आ ही जाए
तो उसको अपने नाश्ते से आधा नाश्ता उसकी प्लेट में रखते और उन्हें अवश्य स्वीकार कराते थे। फिर 11:30 बजे वो दिन का भोजन करते थे। भोजन में भी एक सूखी सब्जी है, एक दाल है और उसके अलावा दही या लस्सी और कभी कभी खीरा, ककड़ी, कोई भी चीज़ ऐसी होती थी तो वह सब वही लेते थे। और भोजन पान करके हाथ छोड़ते हुए, हे प्रभु तेरा मैं कितना न शुक्रगुजार करूं, तो कितना स्वादिष्ट, कितना शक्तिशाली भोजन मुझे खिलाता है दाता। मेरे पास शब्द नहीं तेरे शुक्रगुजार करने के। लगभग बाबा की महिमा करते हुए, भोजन की सराहना करते हुए, नतमस्तक होते हुए वे भोजन स्वीकार कर लेते थे। उसके पश्चात वे केवल मात्र 45 मिनट से ज़्यादा विश्राम नहीं करते थे। उनके विश्राम का टाइम लगभग 12 बजे के लगभग होता था और हम बहनें तो 1 बजे के लगभग, 1 बजे तो खाना खाती थी। तो वह सब कहते थे कि देखो मैं जाग जाऊंगा, आप लोग आराम से विश्राम करना, कोई पोस्टमैन आएगा, कोई बेल होगी, किसी प्रकार का भी कोई आता है तो दरवाजे का ख्याल मैं रखूँगा, इसलिए आप इसमें चिंतित नहीं रहना, मैं सब ध्यान रखूँगा क्योंकि मैं सो उठाऊँ। तो 45 मिनट से ज़्यादा अगर 5 मिनट भी होते थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब जो उनको अच्छा नहीं लगता था, जैसे किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, ऐसा प्रतीत होता था। और इस प्रकार शाम को 4:30 बजे वो चाय लेते थे और उनकी बड़ी अच्छी युक्ति थी। कई बार कई बहनें जो अपने घर से आती थी तो ये कहती थी भाई साहब हम जा रहे हैं आज अपने घर में मिलने के लिए, तो भाई साहब पूछते आप कब आ जाओगे, तो उत्तर देती थी कि मैं शाम तक आ जाऊंगी। भाई साहब कहते थे नहीं भाई, आप 4:30 बजे पहुंच जाओ तभी मैं चाय पीऊँगा, नहीं तो तब तक मैं चाय की इंतज़ार करूँगा। इस प्रकार बहनों को स्नेह देते, उनकी इम्पोर्टेंस बताते और वो यही समझती कि जब तक मैं नहीं पहुँचूँगी वह सब चाय नहीं पिएंगे, तो वो भागती दौड़ती 4:30 तक पहुँच ही जाती थी। मैं भी जब आई तो मुझे भी ऐसे ही कहा गया और जब दूसरी बहनों को ऐसे कहा तो मैं मुस्कुरा देती थी। मुझे पूछती थी बहनें दीदी आप मुस्कुराई क्यों? मैंने कहा नहीं मुस्कुराई इसलिए हूँ कि भाई सब आपके इंतज़ार करते रहेंगे, आप टाइम पर आ जाना। तो इस प्रकार भाई सब सारा दिन लिखा पढ़ी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते थे। उनके पास कोई सहयोगी नहीं था जो उनकी अलमारियों से चीज़ें निकाले या उचित स्थल पर रखे। कई बार वो ढूंढते थे कहीं अपने कागज़ रखे हुए और मिलते नहीं थे, लंबा टाइम लग जाता था। तो मैंने हंसते हुए एक बार कहा कि भाई सब अखबारों में बहुत एडवर्टीज़मेंट आती हैं, एक एडवर्टीज़मेंट ये ना डाल दें कि वांटेड वन ढूंढामल, जगदीश भाई को एक ढूंढामल चाहिए जो ढूंढने का काम करे, कि ऐसा अखबार में एक एडवर्टीज़मेंट दे दें। तो वह सब मुस्करा देते थे कि मेरे को मजाक करते हो। मैंने कहा मजाक नहीं, आपका ढूंढने में इतना टाइम जाता है, क्यों नहीं एक ढूंढने वाला ही रख लिया जाए। तो इस प्रकार भाई सब अपने कार्य में बहुत अलर्ट रहते थे और बड़े रेगुलर और पंक्चुअलिटी उनमें बहुत थी। ये उनके अंदर विशेष गुण था। कई बार हम बहनों की मीटिंग होती तो हम उन्हें बताते भाई सब आज हम मीटिंग में जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूछ लेते कितने बजे आपकी मीटिंग है। हम कहते 10 बजे मीटिंग कहाँ है। भाई सब ऊपर रहते थे, ऊपर से नीचे देखना झांक कर, तो उन्होंने पता चलना कि ये अभी तक ये गई नहीं है। तो भाई सब ऊपर से आवाज़ लगाते 10 बजने वाले हैं, 9:45 हो गए, आप लोग अभी तक गए नहीं, प्लीज़ 10 बजे मीटिंग शुरू होगी और आप जल्दी जाइए। हम कहते भाई सब आपको मालूम नहीं 10 मीटिंग कहते हैं, लगभग 10:15 10:30 तो आना ही शुरू करते और 11 से पहले मीटिंग नहीं चलती है। भाई सब कहते थे कुछ भी हो जाए,
अगर टाइम कोई निश्चित किया गया है, अगर सभी ऐसा ही सोचेंगे तो कभी टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं होगी। प्लीज़ आप समय पर 10 बजे आपको पहुंच जाना चाहिए। तो हम कई बार उनको मनाने की कोशिश करते लेकिन कभी मानते नहीं। और कभी कभी तो देखते कि अभी हम 9:45 हो गए और अभी तक ये बहनें नाश्ता नहीं किया। तो पूछते ऊपर से नाश्ता नहीं किया, तो हम कहते भाई सब बस अभी नाश्ता करके बस 10 बजे हम एग्जैक्ट निकल जाएंगे और हम वहाँ पर 10:30 तक पहुँच जाएंगे। भाई सब खास ऊपर से अपने साथ एक छोटा सा कुमार था जो उनको कभी समय प्रति समय सहयोग देता था, उसको साथ लाते और कहते भाई इनका नाश्ता बना हुआ है, तुम ज़रा डिब्बियों में डाल के नाश्ता तैयार कर दो, डिब्बियों में डाल दो। और या कई बार कहते डिब्बी में सबका नाश्ता मैं डाल दूंगा, तुम जाओ जल्दी से जल्दी स्कूटर बुला के लाओ। क्योंकि उस समय कोई कारें आदि तो होती नहीं थी, हमें देर ना हो जाए इसलिए स्कूटर बुलाना पड़ता। और फिर ऊपर से आवाज़ें ऊपर के लिए आती कि जल्दी नीचे आओ, स्कूटर खड़ा इंतज़ार कर रहा है। हम भाग दौड़ करते हुए बिना नाश्ता किए जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब हम सब की अलग अलग डिब्बियाँ निकाले, थैले में डाल करके हमें स्कूटर में पकड़ाते हैं आ करके कि ये ले लो अपना नाश्ता, ये रास्ते में खाते जाना, भूखे नहीं रहना। इस प्रकार हम अपना नाश्ता रास्ते में खाते हुए और समय पर वहाँ पहुँच जाते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ना केवल रेगुलर और पंक्चुअल अपने ही किसी कार्य में थे, लेकिन वो जो अन्य साथी भी होते थे उन्हें भी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का बहुत सुंदर पाठ पढ़ाते थे। भाई साहब ने कभी भी मैंने नहीं देखा कि किसी बात में किसी को इंतज़ार कराई हो। हाँ, स्वयं उन्हें कई बार इंतज़ार करनी पड़ी है। कोई मिलने के लिए आता है, कहता है हम 10:30 आएंगे, तो भाई सब 10:15 बजे नीचे लाइट आदि जलाकर बैठ जाते हैं। और हम बहनों को भी जिस जिस को जो जो कार्य है उसे आज्ञा मिल जाती है कि आप इतने बजे पानी ले आना, आप कोई टोली और जल मीठा या जो भी बनाना वो लेकर आना। तो टाइम निश्चित होता, चीज़ निश्चित हो जाती। लेकिन आने वाला 10 का 10:30 आता, परंतु भाई साहब का पौन घंटा वेस्ट जाता। तो भाई साहब कई बार आने वाले को कहते भी थे कि मैं यहाँ पर 10 बजे 10:15 पौने 10 बजे आ गया था, कोई बात नहीं, आपको शायद आने में अविलंब हुआ है, किसी कारण से कुछ देरी हुई होगी। लेकिन जिनको जो आज्ञा दी होती वो पानी का गिलास ला के थमाती और जिस समय कहा होता उस अनुसार उनको टोली ला के देते। भाई सब बहनों का बहुत मान रखते थे। और मान ही नहीं, ये बहनें जिन्होंने ईश्वर को अपना जीवन दिया है, इन्होंने समर्पण किया उस प्रभु को, इसलिए इनका समर्पण श्रेष्ठ रहे और ये अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़े। प्रतिदिन रात्रि क्लास जो एग्जैक्ट 9, 9:15, 9:30, 9:15 तक शुरू कर देते थे, 9, 9:15 बजे, तो वह सब की क्लास शुरू होती थी रात्रि को। जो भी भाई बहनें रहने वाले हैं, हम 5-6 बहनें होती थी, 2-3 भाई होते थे, सभी रात्रि क्लास में अवश्य बैठेंगे, डायरी पेन लेकर आएंगे। और एक बहन वाणी पढ़ती थी और भाई साहब एक लाइन के बाद ही दूसरी लाइन पर उसका मीनिंग सबसे पूछती और फिर उसका डेप्थ मीनिंग की क्या है, ये प्यारे बाबा ने वाणी में क्या कहा है, क्यों कहा है, उसको इतना सुंदर रूप से स्पष्ट करते कि हम सब डायरियों में नोट करते चले जाते थे। एक एक पॉइंट को 15-15, 20-20 मिनट तक करते थे। कई बार तो कह देते थे हम, भाई सब वाणी भी तो पूरी करने, तो आप तो बात पूरी करने ही नहीं देंगे। भाई सब नहीं चाहते थे कि ऐसे वाणी पढ़ करके समाप्त की जाए। भाई सब को सदा ये होता था कि जो बात पढ़ो या सुनो उसको समझने की कोशिश करो, उसको गहराई में जाओ, तब उसे अपने जीवन में उतार सकेंगे। इस प्रकार बहनों को वो ट्रेनिंग देते रहते थे।
और क्लास की माताओं के लिए भी एक दिन विशेष रखा हुआ था, जब माताओं को लेक्चर करना कैसे होता है पहले लिखवाते थे, और दूसरी बार उनको लेक्चर जो लिखवाया वो उनसे सुनते थे, और सुनाते समय ध्यान देते थे कि लिखा हुआ बोल रही हैं या इस चीज़ को अपना बनाकर और अपने अनुभव में लाकर अन्य को लाभान्वित करने के लिए सुना रही हैं। इस प्रकार भाई सबका बहुत अटेंशन रहता था। और बाबा भी इस ग्रुप को, जो कि जहाँ तहाँ मंदिरों में भाषण करना हो, किसी के घर में भाषण करना हो, किसी क्लास में भाषण करना हो, या कई जगहों पर सेवा केंद्र खुलते थे, तो बाबा कहते थे कि मुरलीधर ग्रुप की मुरली फलां बहन को वहाँ भेजो। तो बाबा उन बच्ची का नाम लिख देते थे। तो जहाँ नए सेंटर्स खुलते थे वहाँ भी माताओं को भेजते थे। तो इस प्रकार भाई सब भी ट्रेनिंग देते थे, और प्यारे बाबा भी उनको सेवाओं के चांस बहुत अच्छे देते थे। मैं ऐसा कहूँगी कि भाई सब ने हर प्रकार की ट्रेनिंग देने की कोशिश की, ना केवल भाषण करना, क्लास कराना, प्रश्नोत्तर निकालना, नए जिज्ञासुओं को क्या शुरुआत कहना चाहिए, नास्तिक आ जाए तो कैसे समझाना, कोई आस्तिक है तो उसको किस प्रकार बाबा के ज्ञान से परिचित कराना, ऐसे हर प्रकार के लोगों के लिए क्या क्या स्पष्ट करना चाहिए, ये हम बहनों को हर रोज़ किसी ना किसी टॉपिक पर लेकर अवश्य ट्रेनिंग कराया करते थे। कई बार बहनें जब इकट्ठी रहती हैं, छोटी मोटी कोई बात हो ही जाती है, लेकिन कोई ना कोई बहन पता नहीं कैसे बाबा को, भाई साहब को ऊपर समाचार पहुंचा ही देती थी। और भाई साहब कई बार ऐसे बहाने से आते जो हमें भी नहीं पता चलता था, आकर सब बहनें कहाँ हैं भाई, आ जाओ आ जाओ, कहाँ हैं, मैं संतरा लाया हूँ, सब लोगों को संतरा खिलाना है। तो अब संतरा तो लेकर रियली आए हुए हैं, और संतरे को छिलवा के फांके की हुई हैं, फलानी आ जाए फलां आ जाए, जो नाराज़ है वो नहीं आ रही। तो फिर पूछते वो कहाँ गई, भाई वो नहीं आई, वो भी बुलाओ उसको भी। तो उनको बुलाने जाते, लेकिन वो नाराज़ होने के कारण वो तो आती नहीं। भाई सब कहते भी आप नहीं आओगे तो मैं आऊँगा। तो उसके पास जाते हम बहनों को साथ लेकर, और जाकर उसे कहते क्यों आपका चेहरा आज ऐसा क्यों है, आप इतनी चुप चुप क्यों हो। तो वो नाराज़गी दिखाने लिए मुंह आंखें नीचे कर लेती। भाई सब कहते नहीं आपको तो बताना ही पड़ेगा, अच्छा भी आप सब जाओ, ये मुझे बताएंगी कि क्या बात हुई। तो मैं कई बार कह देती थी भाई सब आप उनको ऐसे पाँव पर स्टैंड करने दीजिए, थोड़ी सी बात हो जाती है नाराज़ हो जाते हैं, फिर आप इनको मना लेते हो, ये अपने आप अपने मूड को ठीक करना सीखें। तो भाई सब ने कहा कि देखो चक्रधारी बहन, बाबा का सेवा स्थान एक ऐसा सेवा स्थान है जहाँ आने वाले सुख शांति की तमन्ना करते हैं। अगर यहाँ के वातावरण में थोड़ी भी अशांति या थोड़ा भी लेस मात्र भी दुखद एटमॉस्फेयर होगा तो आने वाले को इसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर कोई बहन अपने मूड को कुछ लंबे टाइम तक ठीक नहीं करेगी तो सेवा केंद्र का वातावरण खराब होगा, और इस बहन का समय जो कि अमूल्य समय, हीरे तुल्य समय है, इसका समय वेस्ट हो जाएगा। इसलिए खास वह सब किसी का मूड खराब नहीं होने देते, और विशेष उससे पूछते अच्छा बताओ बात क्या है। तो बात को सिद्ध स्पष्ट सुनते हुए कहते अच्छा आप बताओ बात शक्तिशाली या आप शक्तिशाली। तो कहती मैं, तुम शिव शक्ति कौन है, बात या तुम। तो मैं हूँ। तो शिव शक्ति ने कमज़ोरी पर जीत पाई या हार पाई, तुम तो हार गई। आप सोचिए शिव शक्तियाँ हार जाएंगी तो दुनिया में कौन सी शक्ति जीत सकती है। ऐसे विभिन्न रूपों से बहनों को कभी भी नाराज या निराश देख नहीं सकते थे, और हमेशा उनकी उन्नति का ख्याल रखते, ये बहनें सदा आगे बढ़े। आप देखिए शक्तिनगर कमला नगर सेवा केंद्र चाहे विश्व का प्रथम सेवा केंद्र रहा, इसके केवल 7-8 सेंटर हैं जिनको कहते हैं यहाँ से खुले। कारण क्या हुआ
कि भाई सब सदा इस लक्ष्य में रहते थे, क्योंकि रहने वाली बहनें तो काफ़ी थीं, लेकिन बाबा कहते थे, भाई सब कहते थे प्रातः जाओ, पाठशालाओं में जाओ, अन्य बड़े स्थलों पर जाओ, जाकर सेवा करो, सेवा करके रात्रि को सभी वापस इस स्थान पर एकत्रित हो जाओ। तो कभी भी कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि हम अलग सेंटर बनाएंगे और वहाँ जाकर रहेंगे। जहाँ भी गए सेवा की, वापस घर में सेंटर पर आ जाते थे और आकर हमारी हाजिरी लग जाती थी, हम आ गए भाई सब, हम आ गए। तो इस प्रकार घर के जैसे बड़े होते हैं, पिता तुल्य हैं, बाप के साथ संबंध जुटवाने वाले हैं, शिक्षक का संबंध सच्चा, हम शिक्षकों का, सर्व शिक्षक, बड़े से बड़े शिक्षक से इस शिक्षक ने जुड़वाया, ये बहुत बड़ा उनकी देन थी हम सबको। मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं आपको उनके उस समय की बात सुनाऊँ जब भाई सब की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन उससे पूर्व बहुत समय से भाई सब ने कोई कपड़े नहीं सिलवाए थे। तो मैं यही कहती थी, भाई सब आपके कपड़े नील लगता है, नीले नीले हो गए हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़े कपड़े अपने और सिलवाने होंगे, आप अपना माप दीजिए। कोई लंबा कुर्ता बनवाना है या पजामा खुले पौंचे का या तंग, जैसा भी आपको बनवाना हो आप बनवाइए। तो भाई सब यही कहते, मेरे पास बहुत है, मुझे अभी आवश्यकता नहीं है। मैं कोई इतना ज़्यादा बाहर तो अब जाता नहीं, पहले जाता था, कपड़ों की आवश्यकता थी, अब मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे ऊपर ज़्यादा खर्च ना किया जाए। जहाँ तक हो सके कम से कम खर्चा मेरे ऊपर हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाबा की सेवा करूं, यही मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। और ये हम प्रैक्टिकल में उनका देखते थे। जब भाई साहब ने बीमारी बढ़ती चली गई और भाई साहब को हॉस्पिटल में मधुबन जाना था, तो भाई साहब ने मुझे एक दिन कहा कि चक्रधारी बहन, मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे जितने भी कपड़े हैं, चाहे उनको आप नया कहती हो या पुराना, छोटे बड़े, जितनी भी मेरी नई जराबें हैं, जितना भी मेरे गर्म कपड़े हैं, जो भी मेरे बूट चप्पल हैं, ये सब चीज़ें आप लाओ, मैं अपने हाथों से अपने भाई बहनों को गिफ्ट करके जाऊंगा। तो मैंने कहा, भाई साहब ऐसा अच्छा नहीं, गिफ्ट क्यों करेंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो कहा, देखो आज मैं ठीक हूँ, कल मेरा शरीर छूट जाएगा। अगर यही कपड़े ठंडे या गर्म, यही चीज़ें, टोपी या शॉल, जो भी चीज़ें अगर आप किसी को देंगे तो कहेंगे कि मरे हुए का ये सामान, लेकिन आज मैं अपने हाथों से दूंगा तो बड़े प्यार से उसे गिफ्ट समझ के, जगदीश भाई ने हमें कुर्ता पहनने को दिया, जगदीश भाई ने हमें बास्केट दी, जगदीश भाई ने हमें जराबें दी, ऐसे प्यार से वो बाबा की इन सब चीज़ों को स्वीकार करेंगे। मेरे शरीर छूटने के बाद अगर दिया जाएगा तो मरे के कपड़े, मरे की चीज़ फिर भी मरे की कहलाती, वो चीज़ की वो वैल्यू नहीं रहती। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनके बार बार आग्रह करने पर मैंने सब सामान ला कर रख दिया और उन्हें हर सामान अपने हाथों से, सब भाइयों को बुला बुला करके अपने हाथों से उनको गिफ्ट के रूप में दे दिया। केवल अपने पास 4 वगे रखे, कुर्ते पजामे, बनैन, अंडरवियर आदि 4 रखे, 2 स्वेटरें, 2 शॉलें, बाकी कुछ भी अपने पास नहीं रखा। कहा ये सब सौगात के रूप में मैंने सबको दे दिया है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जगदीश भ्राता जी की अलमारी में बहुत साहित्य होता था, पूरा कमरा एक अलमारियों से भरा हुआ था। पहले लकड़ी की अलमारियां बनवाई थी, फिर मुझे कहा कि मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं लोहे की अलमारियां बनवा लूँ। मैंने कहा, भाई सब पहले आपने लकड़ी की बनवाई थी,
अब लोहे की बनवाते हो, पहले ही लोहे की बनवाते, अब छोड़ दीजिए। कहा नहीं चक्रधरी बहन, आपको मालूम नहीं, इसमें बहुत खजाना है। कई यज्ञ के वो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो संभाल करने योग्य हैं। ये लकड़ी वो चीज़ है जिसको कभी भी दीमक लग जाए या कहीं भी पाउडर से लकड़ी से निकल आता है तो साहित्य खराब हो जाएगा, डॉक्यूमेंट बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि सब लोहे की अलमारियाँ बनाई जाए। तो उन्होंने सभी अलमारियाँ लोहे की बनवाई और हर अलमारी को ताला लगाया। हम कभी भी वे सब की अलमारी को खोल कर देखें या साहित्य पढ़ने की कोशिश करें, ऐसा कभी नहीं किया। उनका सदा यही रहता था कि बाबा ने बाहर के साहित्य को पढ़ना सबको मना किया है। अगर वो चीज़ें पढ़ेंगे तो बाबा के ज्ञान को मिक्स करते रहेंगे तो ना ज्ञान रहेगा ना ज्ञान रहेगा। लेकिन मुझे बाबा ने ये अनुमति दी है कि एग्ज़ाम्पल देने के लिए आपको पढ़ना पड़े तो आप पढ़ो, पढ़कर लेखों के द्वारा सभी बच्चों को जानकारी देते रहो जहाँ तक जानकारी देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं पढ़ता हूँ और हवाला देता हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप सब नहीं पढ़ें। हम बहनों ने, भाइयों ने, किसी ने भी कभी एक किताब भी उठा कर नहीं देखी। वह सब के शरीर छूटने के बाद इस मकान को रिजुवनेट करना पड़ा, क्योंकि इस शक्ति नगर मकान स्थानांतरित किया था। पहले कमला नगर मकान था, वो रेंटेड बिल्डिंग थी। 160 रुपये किराए पर वो बिल्डिंग ली गई जब शुरू में 1953 में ली गई, और बढ़ाते बढ़ाते उसका किराया 180 तक पहुंचा। पानी का बिल भी उसी में आता था, क्योंकि जो उसका मालिक मकान था कम्युनिस्ट था, लेकिन भाई साहब के जीवन से वो बहुत प्रभावित था। जब हाउस टैक्स बढ़ता था तो थोड़े से पैसे बढ़ा देता था, वैसे वो पैसे नहीं बढ़ाता था। और जब वो शरीर छोड़ गए, उनके बच्चों को मकान की आवश्यकता हुई, तब भाई साहब ने कहा कि हम मालिक नहीं हैं, ये मालिक हैं। जब हमें आवश्यकता थी, इन्होंने ये हमें मकान दिया, अब इनको अपने बच्चों के लिए आवश्यकता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मकान को खाली करके दें। खाली ही नहीं किया, किसी स्थान पर अगर कील लगाया भी है तो वहाँ सीमेंट करके, सफ़ेदी करके उस मकान को ऐसे करके दिया जैसा उनसे लिया था। कोई ये ना कहे कि हमारा मकान तोड़ फोड़ कर दिया गया। बिल्कुल साफ स्वच्छ किया। और उसके पश्चात, क्योंकि रेंटेड बिल्डिंग भी थी और उनको चाहिए भी थी, और दूसरा यहाँ आने वाले अगर 30 साल से आते थे तो आते आते 60 साल के हो गए, तो उनको ऊपर चढ़ना बहुत कठिन रहता था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में उनकी प्रेस थी, फर्स्ट फ्लोर में ये रहते थे, सेकंड फ्लोर में सेंटर था, और छतें ऊंची होने के कारण काफ़ी ऊंचा पड़ता था, और थर्ड फ्लोर में ऊपर भाई साहब का कमरा होता था। तो उस समय मुश्किल चढ़ने में होती थी, तो कोशिश की कहीं नीचे का घर मिले। और मैं समझती हूँ ये अच्छा था कि उन्होंने उस समय वो मकान खाली कराया, और हमने खाली किया, और 2 लाख, मैं समझती 2,20,000 में जो शक्ति नगर का भवन मिला, उस समय हमें वो मिला। उस समय लाखों में ही मकान होते थे, लेकिन 2,20,000 में इसलिए मिला क्योंकि इसमें 7 किराएदार बैठे हुए थे, और जिसका मकान था वो बहुत शराब आदि पीने वाले थे। भाई साहब ने बड़ी युक्ति से एक एक किराएदार को पैसा देते गए जो उनका एडवांस था, और मालिक मकान से लिखवाते गए। और रहने वाले 2 भाई थे, उन दोनों भाइयों को थोड़े थोड़े पैसे के क्वार्टर लेकर दिए, नहीं तो ये शराब पी के पैसा ख़त्म कर देंगे। उन दोनों को भी सेटल किया, किराएदारों को भी पैसा दिया, और मकान खाली कराया। फिर उसके पश्चात ये भवन बना। हाँ, ये ठीक है
भाई सब जिस समय शक्ति कमला नगर में थे उस समय कोई फर्नीचर नहीं था। यज्ञ का उस सिंध हैदराबाद की लाई हुई वही 2 कुर्सियां थी, एक मेज था, एक चारपाई थी, इतना ही फर्नीचर था। कोई अलमारियां नहीं थी। एक अलमारी जो मालिक मकान की थी लोहे की, वही अलमारी थी जिसमें गुलजार दादी कुछ रजिस्टर रखती थी या कोई स्टॉक के कपड़े रखती थी, कोई चीज़ रखती थी। शेष उनका भी एक अटैची थी जो मेज के नीचे रख लेते थे। बाकी बहुत सिंपल जीवन था। जैसे वह सब स्वयं सिंपल जीवन जिए वैसे हम सबको भी सिंपल जीवन होना चाहिए। ज़्यादा चटक मटक के जीवन में ईश्वर की याद भूल जाती है, ये उनका विश्वास रहता था। तो मैं ऐसा कहूँगी कि भाई सब ने अपने जीवन में जितनी मेहनत कर सकते थे वो की और सदा यही कहते रहे बहुत समय पहले से ही कि मुझे बचपन से 72 में मरने का फाइनल है, ये मुझे मालूम है कि मैं 72 में शरीर छोड़ूंगा। उससे पूर्व मुझे जितना भी करना है मुझे कर लेना है। और यही कहते कि मैंने अपने भर पेट जो बाबा की सेवा कर सकता था की, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं बाबा को विश्व भर में प्रत्यक्ष कर दिखाऊं, लेकिन मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सका। इसलिए मैं आप सबको कहूँगा कि अपना जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाओ, ईश्वरीय ज्ञान को इस रूप से सर्वात्माओं तक पहुँचाओ कि मेरा बाबा हर एक के हृदय में स्पष्ट हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए कि भगवान सृष्टि पर आया है। तो ये थी उनकी जीवन गाथा जो मैंने आप सबके सामने थोड़े में वर्णन की है। बाकी तो उनका जीवन सेवा में ही गुजरा। लगभग 200 बुक्स लिखी। बुक लिख के हटते ही थे तो उस दिन कहते थे आज तो मैं फ्री हो गया, आज तो मेरी फाइनल हो गई, बुक चली गई छपाई के लिए। और मैं कहती थी भाई साहब आपके लिखने में तो बड़ी बरकत है, आपने एक किताब लिखी और ट्रक भर के किताबों का आ गया। कुछ ऐसा काम हमें भी बताइए कि एक करें और ट्रक भर के आ जाए। तो भाई सब हंस देते थे कि मैंने कहा लिखी तो एक ही किताब है और इतना ट्रक भर के आ गया, तो ये बहुत बड़ी कमाई है। तो उन्होंने अपने जीते जी अपने ऊपर जहाँ तक हो सके कम से कम लगे और जितना हो सके ईश्वर की सेवा में समय श्वास सर्वस्व सेवा में लगे ताकि प्यारे बाबा का नाम वाला हो। यही उनका ध्येय हमने देखा और अनुभव किया। ओम शांति। कितना हुआ होगा देखना।